असल पीपल्स पार्टी के बारे में बात करना चाहते हैं तो इट वाज अ पीपल्स पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन लाहौर। बहुत से लोग इसके बारे में भूल भी जाते हैं। जरदारी ग्रुप, मैं उनको जरदारी ग्रुप कहता हूँ क्योंकि वो अवामी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रेड रूम में खुश आमदेद। मैं डॉक्टर तैमूर रहमान, डॉक्टर अम्मार अली जान के साथ आज आपके लिए एक ख़ास मेहमान को हमने मदऊ किया है, दावत दी है। वो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आप देख सकते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और अगर आपका तारुफ नहीं है तो नाम से आपको पता ही चल जाना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ये उनके ग्रैंडसन हैं। अपने वालिद साहब की तरफ मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं और लिहाजा पाकिस्तानी भी हैं, सिंधी भी हैं, और इसके साथ साथ अपनी माँ की तरफ से ये लेबनीज़ भी हैं। तो इसकी वजह से फ़लस्तीन के एतबार से और इस वक्त लेबनान के अंदर जो खाना जंगी हो रही है उस एतबार से भी इनके पास बहुत कुछ है जो कि आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से ही करेंगे कि आपको सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे। जुल्फ़िकार, शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। आपने जब हाल ही में सिंध में सैलाब आया, फ्लड्स आए, यू वर्कड रियली हार्ड, वी ऑल सॉ, एंड मैनी पीपल वर फुल ऑफ प्रेज एंड एडमिरेशन कि किस तरह से आप पानी में गए, आप लोगों में गए, आपने मेहनत की, आपने लोगों को की ज़िंदगियों को बेहतर करने की एक जुस्तजू नज़र आ रही थी। और तो सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं क्योंकि माहौलियात, एनवायरनमेंट का मामला मेरा ख़्याल है आपके दिल के बहुत करीब है। तो जब सिंध जी। में फ्लड्स आए तो उसको भी बयान करें और फिर आपकी जो उसमें कोशिशें थीं उसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। जब सिंध में सैलाब आई तो मेरी ये जो इंटेंशन थी कि जो भी हारी थे और मजदूर और किसान थे जो कि मेरे ज़मीन पे काम करते थे, मैं उनके पास पहले जाऊं, ये मेरा इरादा था। जी और फिर उसके साथ भी कि जिन लोगों ने मुझे इन डॉल्फिन के काम में मदद की कि मैं उनके साथ भी जाऊं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स हैं और WWF के फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो हमारे डेमोग्राफिक के नहीं हैं और इनके घरों पे भी काफ़ी तबाही हुई। और फिर मेरे अपने मुलाजिम के घर पे भी मैं चले जाऊँ। मेरी कोई ख़ास उसके अलावा प्लान नहीं था कि मैं यू नो that I would raise funds or that I would do this or that I would do that. It was just that I felt a responsibility. मेरी ज़िम्मेदारी थी. And I went with that intention first. And I went many times. Each time I went, the situation got worse and worse and worse. और पहले हमने सुपर हाईवे अच्छा, लिया था, फिर वो भी डूब गया. what do you mean it got worse? Why did it get worse? It got, well, in one sense, one, the flood itself was getting worse, right? I went when the rains were beginning, और पहले एक्चुअली सराइकी बेल्ट से कॉल्स आ रहे थे लोगों से कि साईं हमारे गाय मर गए, हमारे जानवर मर गए, हमारे घर घर डूब गए. And I didn't, honestly, I didn't know what to do, because I thought, well, I mean, what can I do? And फिर जब सिंध के पास आए, I'll be honest, उस वक्त फिर मेरी mobilization शुरू हुई. And so when we first went, obviously I could see, if you've been to Sindh, then you go on the super highway from Karachi north, एक तरफ है कीर्थर के पहाड़ के जबल, फिर और दूसरी तरफ है दरिया सिंध के कच्चा. सो कीर्तर हिल्स की तरफ से पानी भरता जा रहा था और फिर दरियाई सिंध की तरफ से भी पानी भरता जा रहा था. एंड द हाईवे वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डैम in between the two, right? There was almost no way for the water to, the most important रास्ता, जो सबसे अहम रास्ता था, वो था from the hills to the river, right? And this had been completely blocked. So there was water rising on both sides. And फिर कुछ टाइम के बाद वो हाईवे डूब गया तकरीबन 10 फुट पानी के नीचे.
So then we had to go via another route, crossing, the 6 hour drive became towards the end a 12-hour drive. It was really, you were dodging so many bullets or river bullets, I guess, water bullets. And जो मैंने देखा was that कि पानी गुस्सा में था. I don't know अगर ये सही तरह से ये translate हो रहा है, मगर पानी के tension points थे, angry points थे, कि जहां से पानी नहीं निकल सकता था, वहां पे सबसे damage हुआ. So, for example, there were these pressure points, especially in Dadu, at Manchar Lake, at Khairpur Natan Shah, at Meher, and you could see the rage of the ecosystem that was once free and alive to drain. And this made me realize that while water storage is important, what is equally important, or maybe in some cases even more important, is adequate water drainage. And so what then became even worse was because there was no adequate water drainage, the water became stagnant and it was dead water. It was not living water. It did not have, I mean, even water that is stagnant, as long as there's machi, as long as there's magarmach, as long as there's बिल्कुल bulan, बिल्कुल as long as there's, living things in it, it moves, right? It has a move, it moves. But this water was not moving. It was dead water, which created a host of other issues that lasted well throughout the year, um, and really beg the question कि जब हम इस लफ्ज तरक्की इस्तेमाल करते हैं, इसका एक्चुअल क्या मायने है, क्या मतलब है? What is development? What is तरक्की, right? Because जो highway जो बना था super highway, it's actually a good highway. As far as highways go, तमाम सुठवा. यानी कि वहाँ it's straight, it's level, it's whatever, all of those things. But it was a dam. It caused so many issues, and it was built on a river rasta. So also it made me realize कि जब हम and please let me know if you need me to clarify, when we talk about the Indus Delta, जिन लोगों को पता है कि इंडस डेल्टा क्या है, वो ज्यादातर ठट्टा के बारे में सोचते हैं. और जो कराची के करीब क्रीक्स वगैरह जो जो होते हैं, चाहे वो घाड़ो हैं या शाह बंदर के क्रीक्स है या हज मड़ो या ये जो क्रीक्स है. मगर what I realized during the floods was that the delta before the British and before large scale engineering was the entirety of what we know as the province of Sindh, starting as high up वाह as Sakhar, इसको क्या कहते हैं, पन्नो आकिल से, and the reason why is because we have evidence of this even to this day. The Nara Canal was a canal by the decision of the British. It is a river system in and of itself that comes off of the Indus at now Sakhar Barrage. It was diverted from its original source, which was slightly further upstream, and brought further south towards the barrage. And that in itself was a distributary, right? When we talk about rivers, we have tributaries, like in Punjab, which is Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. And then you have distributaries, which is when it fans out. And instead of water going in, water starts distributing. So Sindh had a natural canal irrigation system before the British, which was the distributaries of the Indus, one of them being the Nara and its various other distributaries, the other one being what the British called the Western Nara, which the Sindhi name is escaping me right now. But that सही came off the Indus at Larkana and then re-entered the Indus via Manchar Lake. सही And most people would use these rastas when navigating the Indus. Ji. मुझे एक चीज़ याद आ रही थी जब आप बात कर रहे थे कि एक ज़माने में चे गवारा और उसके दोस्त ने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी मोटरसाइकिल पे निकल जाएंगे लैटिन अमेरिका को देखने के लिए, और उस जर्नी के नतीजे में उनकी पूरी सोच तब्दील हो गई, और इनफैक्ट चे गवारा बिकेम चे गवारा थ्रू दैट जर्नी. और आज आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने सिंध के अंदर फ्लड रिलीफ के लिए काम किया,
और जिस तरह आप सारी उसकी टोपोग्राफी, उसकी जियोग्राफी, उसकी सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और फिर ऊपर से आपने शर्ट भी पहन ली है माओ ज़ेतुंग की, तो मुझे तो फिर यही महसूस हो रहा है कि इस पूरे तजर्बे के नतीजे में this entire experience has left a very strong, it seems to me, left a very strong mark on you. And has it had some, Huge. not only in terms of critiquing development, as you put it, which was, yeah, which I completely agree with, but it seems that you are keen to engage and do something, at a wider level. Yeah, no, well, I think you're right. In a sense that it made me realize that there's no, don't waste your time in a studio isolated making art. And I think this is the issue with arts. And I think this is why arts, the art industry strives so hard to remain relevant as well, which is that it glorifies this sort of lone genius artist making work in their studio and then putting it up on a wall and receiving praise for their work, which is all well and good. Maybe at a certain time in history that was all well and good, but now we are journeying towards what can only be described, I think, as, I don't know, sorry to sound pessimistic, but the end in a way. We are very close to we are at a knife's blade edge from a global uncontrollable catastrophe. And the floods made me realize that we all have a relationship to water in a way in this country. And that it was important to make that relationship clear to others. And unfortunately, there is a huge disparity, or rather, a huge rift between people of the city and people of the rural belt in Pakistan, and they don't understand each other. And I think कि जो लोग rural areas में रहते हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो शहर वाले लोग को समझ लें, मगर शहर वाले लोग की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो rural areas को समझ लें। क्योंकि इनकी जो खाना माना है, इनकी जो रोजी रोटी है, वो rural areas से आती है। And I think this is something that we need to really cement this relationship, because we need to understand how is our food made. When the floods happened, the price of tomatoes and onions especially went soared by 3 to 5 times the price, right? And the relationship became suddenly very clear to people. So for me, of course, water is political, the landscape is political, nature is political. And so why not get political? So, And so, gee, Zulfikar, thank you so much once again for being on the show, The Red Room. ये जो भी आप बात कर रहे हैं बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमने भी फ्लड्स के अंदर काम किया था सराइकी वसेब में, जहाँ से मेरी वालदा का ताल्लुक है, और जिस लेवल की पॉवर्टी हमने देखी, अल्लाह माफ़ करे, मतलब सब कुछ तबाह था। और ये वो इलाका है जहाँ पे वडेरों के पास बहुत ताकत है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जो आम लोग हैं वो तबाह हो गए थे। तो आपको जो तबकाती सवाल है वो भी, यानी क्लास डिफरेंस बड़ा क्लियर नज़र आता है इस सारे में। मैं एक चीज़ से आपकी बात में, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ भी आपके सुने हैं और आपसे ज़ाती तौर पे भी गुफ्तगू हुई है, ये जो रिवर का मसला है या नेचर का मसला है, ये पॉलिटिकल भी है और इसके साथ-साथ हमारी सिविलाइजेशन भी जुड़ी हुई है, और ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ भी बन सकती है इन अ पॉजिटिव सेंस टू यूनाइट अस। मिसाल के तौर पे आप अक्सर कहते हैं कि हम दरिया के ज़रिए पाकिस्तान को समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा वजाहत करें कि हाउ कैन वी रीइमेजिन पाकिस्तान एज द लैंड ऑफ द इंडस बेसिन, और उसके जरिए किस किस्म की ऐसी नेशनलिज्म या पेट्रियटिज्म या इवन सेंस ऑफ बिलोंगिंग आइडेंटिटी बन सकती है जो एस्टेब्लिशमेंट लेड नैरेटिव से मुख्तलिफ हो, और जिसमें महकूम कौमों के लिए ज्यादा स्पेस हो, पेरिफेरीज के लिए ज्यादा स्पेस हो, और नेचर के लिए बहुत स्पेस हो। so दरियाई सिंध जो है वो तबत में शुरू होती है, और फिर सिंध के अरबी समंदर
में गिरती है। और मगर बीच में जो है वो है जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो बीच में है। और हम भूल जाते हैं कि दरियाई सिंध ना सिर्फ सिंध के हैं, मगर पंजाब के भी हैं, मगर केपीके के भी हैं, और बलूचिस्तान की भी हैं। दरियाई सिंध ना सिर्फ 5 दरियाओं से जुड़ा हुआ है, मगर जो हिल टॉरेंट्स हैं जो कि आपके इलाके में शुरू होते हैं, स्पेशली सराइकी बेल्ट में, डेरा गाजी खान में, और बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान में शुरू होते हैं, और किरथर हिल्स में शुरू होते हैं, और जो बलूचिस्तान के हिल्स में शुरू होते हैं, एंड आल्सो द ज़ोब रिवर एज वेल दैट बिगिंस इन बलूचिस्तान, दीज ऑल फीड द रिवर, these all feed the river. और दरिया एक जिस्म के बराबर है. It is a body, right? I don't know if you remember अमार, मगर जब आप मेरे घर पे आए थे, हम हजरत सुलेमान के कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जब इनके 2 बीवियां उनके पास आए थे फैसला करने के लिए, और एक औरत ने कहा कि ये बच्चा वो मेरा है, और एक दूसरी औरत ने कहा कि नहीं, ये बच्चा मेरा है। और हजरत सुलेमान ने ये फैसला की कि इस बच्चे को आधा में काटें और उनको बांट दे, तकसीम करें। और फिर एक जो औरत थी उसने कहा कि नहीं, don't kill him. She can take the child. And he said, that child is your child, right? Because you are not willing to sacrifice this child for your own personal means. And the river Indus is just like that child. It is just like that body. Beautiful. It is बड़ी it is खूबसूरत our बात है। one it is our one unifying thing. हम सब दरियाई सिंध पे मुत्तहिद होने चाहिए कि ये हमारे बच्ची है, ये हमारे माँ भी हैं, ये हमारे सब कुछ है। आप हम इनके सर काट के नहीं सरवाइव कर सकते हैं, ना हम इनके पाँव काट के सरवाइव कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। Even Punjab cannot survive if the river does not meet the sea. And this is science. This is not जी Sindhi बिल्कुल। emotional propaganda or anything like that. This is the hydrological cycle. A river must meet the sea in order for the water of the sea to evaporate and follow the river back up to the mountains to rain, become glaciers, melt again, meet the sea, evaporate again, follow the river upstream, rain, etc. Pakistan has been in a drought since the 70s. Since the creation, since Tarbela Dam, since Tarbela Dam's doors went shut, we have been in a drought. Our our rain cycle has been in interruptions since the 70s, and we just have not been talking about it enough. So for me, it's become, unfortunately, I think, not unfortunately, I think whatever unifies people is good, but people associate the river exclusively with Sindh or exclusively with Sindhi nationalism. And that's because obviously Sindh is at the end of the river. And so obviously Sindh suffers the most because of policies upstream. But have you ever taken a car from Islamabad to Lahore? All the rivers are dry. And this is so far upstream. Jhelum is dry. Chenab is dry. Ravi is dry. Satluj is dry. And we're not worried. जब लोग कहते हैं कि पानी जब समंदर में गिरता है, ये पानी का ज़ाया है, साईं ये कुदरती निज़ाम है, ये दरियाई सिंध खुदा ने बनाया, हम कौन है कि हम कह सकते हैं कि दरिया को रुको? This is against the order of nature. If there were such a thing, जी it would be बिल्कुल। this. वो मुझे याद आता है कि मार्क्स अपनी किताब जर्मन आइडियोलॉजी में लिखता है कि इंसान की सबसे पहली जो जुड़त है वो अपनी कुदरत से ही है, जो जिस इलाके में वो रहता है, जिस जगह में वो रहता है, और उस कुदरत से जुड़ने के लिए ही हम आपस के में एक दूसरे से भी जुड़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। वो कहता है यही डबल रिलेशनशिप जो है, आर रिलेशनशिप विद नेचर एंड आर सोशल रिलेशनशिप्स, यही दर हकीकत समाज और तारीख का नाम है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। पंजाब की भी सारी धरती, सारी तारीख, सोनी माहीवाल से ले के तमाम जो हमारी शायरी है वो हमारे दरियाओं के साथ ही जुड़ी हुई है। हमारा नाम ही पंज आब है, जब
5 रिवर्स, तो फिर दरियाओं के साथ कैसे ना जुड़े हों। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की है, मगर वो मुझे एक और सेइंग याद है कि वो इन्वायरमेंटलिज्म विदाउट क्लास स्ट्रगल इज जस्ट गार्डनिंग की आपने एक सेइंग सुनी होगी, बड़ी मज़ेदार किस्म की, बिल्कुल मैंने है ना सुनी है। जी। तो हम जी गार्डनिंग जी से तो जी निकलना चाहते हैं ना, तो जी 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 अम, जी जी अब बहुत सारे लोगों ने 1970 की दिहाई में एक बड़ी, बल्कि 70 से पहले 67 में ही एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हुई, और मैं समझता हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी 67 में, और वो उभरे पूरे पाकिस्तान में उमड़ उमड़ कर, एक दरिया की तरह वो भी उभरे, बल्कि एक फ्लड की तरह उभरे लोग, कि हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है, इस डेवलपमेंट मॉडल को जिसमें 22 ख़ानदान जो हैं उनकी बड़ी मौजें हैं और बाकी पाकिस्तान डूबा पड़ा है, उसको हमने तब्दील करना है, और उसको अंग्रेज़ी का नाम सोशलिज़म और पाकिस्तान के अंदर उसका नाम और मुख्तलिफ उसके नाम रहे, मुसावात के नाम से, इश्तराकियत के नाम से भी जाना गया। मगर अब ऐसा महसूस होता है कि वो कोई सियासत पता नहीं ख़त्म ही हो गई है, किधर गई है, किधर नहीं गई। तो क्या ऐसी सियासत की ज़रूरत है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझे स्पेसिफिकली नेशनलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं या सोशलिज्म एज अ होल? लेफ्ट क्यों विंग मार, मैं क्या पॉलिटिक्स। पूछ रहा हूँ? लेफ्ट विंग। लेफ्ट बेसिक लेफ्ट विंग का जो ये सारा 60s का, अगर मैं तो थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दूं, जी 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 पीपल्स पार्टी की एक ट्रेडिशन रही है, हमने उस पर शो भी किया है रेड रूम के अंदर। उसमें भुट्टो साहब भी हैं, उसमें आपके वालिद साहब का भी रोल रहा है। जो बड़ा, जिनका मैनिफेस्टो भी ये कहता था खुल के कि जी हम सोशलिस्ट माशरा कायम करना चाहते हैं, हम एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, हम अमेरिका की बिल्कुल बदमाशी इलाके में ख़त्म करना चाहते हैं, सॉवरेंटी बिल्कुल बहाल करना चाहते हैं, मुल्क की भी, अवाम की बिल्कुल भी। अ, बिल्कुल। उस प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं जनरली स्पीकिंग, और जो 60-70s का प्रोजेक्ट भी था जिसको फिर आपके वालिद साहब भी आगे लेके गए, आज के तनाज़ुर में ग्लोबली कैसे देखते हैं, और स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि क्या जो अब जिसको हम पीपल्स पार्टी कहते हैं, जो सेंटर में प्रेसिडेंसी में भी बैठी है, आप सिंध में हुकूमत में भी वो बैठे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप उस इनिशियल मिशन से कैसे कंपेयर करते हैं रिलेटिव टू दैट इनिशियल मिशन? इट्स नॉट द सेम, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। अगर आप असल पीपल्स पार्टी के बारे में बात करना चाहते हैं तो इट वाज अ पीपल्स पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन लाहौर। बहुत से लोग इसके बारे में भूल भी जाते हैं कि एक्चुअली इनका जो फाउंडिंग बेस था वो पंजाब में ही था, एट डॉक्टर मुबशर हसन हाउस। And it had a radical leftist platform, जो कि हम आज जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते, in the sense that it also had a globalist socialist platform। उस जमाने में वियतनाम में भी जंग हो रहा था, अमेरिका हमलावर हमला था, आवर था। और ये जंग भी हो रहा था। So the PPP was in solidarity with Vietnam. It was in solidarity with Palestine. It was in solidarity with Cuba. It had a internationalist, socialist internationalist perspective, and it believed, even though my grandfather was a जमींदार और मैं भी खुद यानी जमींदार हूँ, वो भी खुद जमींदार था, मगर उनको पता था कि इस मुल्क में सही तरक्की, अवाम की तरक्की नहीं हो सकता था विद द जमींदार के निज़ाम और सरमायादार के निज़ाम के साथ भी इनकी तरक्की नहीं हो सकता था। So he was in and of himself, he was a class traitor, you know। I think in the sense कि वो हम अपने पैदाइश नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, कि जिस खानदान में हमारी पैदाइश हुई वो अल्लाह की तरफ से वो मर्जी है। So but you can in fact be a traitor to your class, and I think my grandfather tried to be a traitor to his class। जो आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप, मैं उनको जरदारी ग्रुप कहता हूँ क्योंकि वो अवामी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो मुर्सी सियासत में इनके इन्वेस्टमेंट है, और कल्ट ऑफ पर्सनालिटीज में इनके इन्वेस्टमेंट है, मगर ये भी बात है कि इनके पास है नहीं उन्हीं उन्हीं जो नाम जो कि वो कब्जा करना चाहते हैं, राइट। बट दे स्टिल ट्राई एंड promote this idea। So instead of it being a class traitor struggle, in the sense that instead of it being the redistribution of wealth
as was the intention, I think, of the original party. It has become a conglomeration of wealth. So, in this sense, it is the almost exact opposite of the PPP that was founded in 1967. In 67, yes. I don't want to miscalculate the dates. I should know this, but in that sense, it is the exact opposite party. इस पे मैं थोड़ा सा मजीद आपसे जानना चाहूँगा। आई थिंक आपने जो आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली भी पीपल्स पार्टी में रही भी है, अभी भी है उनका ताल्लुक, लेकिन जो आइडिया था पीपल्स पार्टी का 70s में 80s में, जो रोमांस था, और जो अब पीपल्स पार्टी है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इट्स पार्टी ऑफ पैलेस इंट्रीग्स एंड ऑफ लैंडेड पावर। जबकि एक यानी हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन थी पीपल्स पार्टी के अंदर, जिसका आपने भी जिक्र किया कि उसमें लैंडेड एलीट्स भी बहुत थी, लेकिन उसमें वर्किंग क्लास मूवमेंट की लीडरशिप भी मौजूद थी, स्टूडेंट मूवमेंट भी, और ये एक कॉन्ट्रडिक्शन थी जिसकी जो इंटरनली भी प्ले आउट कर रही थी, माशरे में भी प्ले आउट कर रही थी। बट एक ओरिएंटेशन थी जो कि जिसके अंदर जिसके जरिए बंदा कह सकता था कि पार्टी जो है ये लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है, वो अब हमें नजर नहीं आती। आपका अपना तज्जिया क्या है? What's your analysis of how the party moved in that direction? Because your family, your father in particular, played a very important role in trying to preserve the legacy of the original PPP manifesto. वो कहते भी थे अपनी तकरीरों में कि जी दो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये मिथ है, एक ही पीपल्स पार्टी है जो हारी के साथ खड़ी है, जो मजदूर के साथ खड़ी है, जो स्टूडेंट के साथ खड़ी है, जो अमेरिका की साम्राज्य के खिलाफ है, जो फ़लस्तीन की दोस्त है। So this was his overall framework. What's your analysis of what happened over the past 40 years कि पार्टी आज एक पैलेस इंट्रीग्स की पार्टी बन गई है, और आपने जिस तरह का opposite of what it was originally intended to be? What's your analysis? Good question. I think the Pakistan has become the Republic of Amnesia, as I said to you once before. हम सब भूल गए थे कि 1986 में क्या हुआ, and किस terms PPP ताकत में आए, power में आए. I think I don't want to badmouth anyone in my family. I think we're done with that now. But I think the PPP of that time made a deal with the military to come back into power in 1986. तो उसके साथ उन्होंने क्या क्या और डील्स भी की थी. उन्होंने ये भी की कि हम नेशनलाइजेशन के ऑपोजिशन में हैं, हम लैंड रिफॉर्म्स के ऑपोजिशन में हैं, जो असल पीपल्स पार्टी की बेसिकली मैनिफेस्टो की जो बात थी, हम उनके खिलाफ हैं, राइट. और हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं. हम जो पहले जमींदार सिस्टम या जो भी सिस्टम, क्योंकि पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अलग अलग सिस्टम्स चलते रहते हैं, कि वो रहना चाहिए, जो भी पुराने सिस्टम्स थे, जो भी पावर हाउसेस हैं वो भी रहना चाहिए, और basically everything should go back to the way it was, more or less, right? And this was the deal that was made in 86, and this was how PPP was able to come back into power. Of course, बहुत सारे लोग फिर भी PPP से जुड़े हुए थे उस वक्त में, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि ठीक है, हम ताकत में आएंगे, हम पावर में आएंगे, फिर उसके बाद PPP असल प्रोग्राम के रास्ता पे जाएगा. Unfortunately, ये नहीं हुआ था. और मेरे शहीद बाबा जान, शहीद मियां मुर्तज़ा भुट्टो, वो जो नया रास्ता था PPP का, वो इससे मुत्तमिन नहीं था. And he made that very, very clear, both to his sister Shahid Benazir Bhutto, as well as to the whole country. उस वक्त जब PPP आर्मी के साथ डील्स कर रहे थे, वो उनके ऊपर केसेस डाले हुए थे. There were cases on my father, including terrorism cases, including cases that had the death sentence attached to them, all of which were fraudulent. I can say with tremendous confidence that all of these cases were fraudulent. And he, of course, felt disappointed
by the way the PPP was going for in 1986 and onwards. Then in 1993, after my birth, my father came back to Pakistan, even though these cases had not been reopened by the courts or concluded. He still came back with the risk of death, even on return. And that was to make sure that people knew that the PPP could be brought back to its original path. And he had to set up Pakistan People's Party Shaheed Bhutto Group, which from Damascus, Syria. He was in exile in Damascus, Syria at the time. He sent me, my mother, and my sister to do his nomination papers to Pakistan because he could not come himself. I was a little baby when I first came to Pakistan. I was born in Damascus in exile. And he really tried to bring PPP back to its original roots. And I think his legacy stands for itself. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ी हमारे लिए तो सियासत है, मगर आपके लिए इट्स ऑल्सो डीपली पर्सनल एंड इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दिस. एंड आवर इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक यू फील अनकम्फर्टेबल एट एनी लेवल, but just to understand the politics of what's going on, which is the main concern for us. Can a left agenda and should a left agenda be revived in Pakistan? That's the real question, isn't it? I mean, because Pakistan के अंदर by the 70s, मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की सियासत देखें तो पूरे के पूरे पाकिस्तान पर सोशलिज्म के आइडियाज़ डोमिनेट कर चुके थे. ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग थी, वो भी कहती थी कि हम सोशलिस्ट हैं. वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी खुल के कहती थी रोटी कपड़ा मकान सेहत तालीम वगैरह. और उसके अलावा भी कई सोशलिस्ट पार्टियां मौजूद थी. नेशनल अवामी पार्टी का भी यही दावा था, और भी कई मुख्तलिफ पार्टियां थी. तो यकीन ही नहीं आता कि वो मुल्क जिसमें कि तकरीबन मुकम्मल आइडियोलॉजिकल हेजेमनी सोशलिज्म की थी, उसमें आज ऐसे महसूस होता है कि कभी ऐसे कुछ था ही नहीं. You're right when you say historical amnesia. इससे ज़्यादा बड़ा amnesia क्या हो सकता है कि this was the idea of that time, the hegemonic idea of that time. तो अब ऐसे लगता है कभी हुआ ही नहीं था, वो मिटा ही दिया गया हमारी इसी से. सवाल असल में ये है, ये बात तो हम लेफ्ट के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर सवाल असल में ये है कि क्या हम में हिम्मत है कि हम उसको वो रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा जिंदा कर सकते हैं. जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मेरा आपसे ये सवाल है असल. आई थिंक इसका रिवाइवल हो रहा है, बेशक इसका रिवाइवल हो रहा है. आई थिंक ऑब्वियसली जो सैबोटाज जो हुई थी सोशलिज्म के, वो उसके भी तकरीबन 40 से 50 साल की तारीख है, राइट. एंड वो खास तौर पर वो पंजाब में पता नहीं क्यों, मगर वो काफी जल्दी में हुआ था इसकी sabotage. मगर सिंध में I think it took a very long time to beat the left down. And I think maybe in the 90s you can say there was a sort of deadening of the left, मतलब left की मौत. But that was all a distraction. Like you said, palace intrigues. We became a nation of palace intrigues. We became a nation, and what are palace intrigues but distractions? What is drama? What is a tamasha but a distraction? I think the mainstream political setup in Pakistan is in fact a theater. It's a tamasha. It's a notanki. It's a जो भी आप इसको कहना चाहते हैं. I think जो असल जो सियासत है, जो रियल पॉलिटिक्स है, जो रियल सियासत है, वो 1990s में खत्म हो गया, आई थिंक. और अभी इसका रिवाइवल हो रहा है, अभी लोग दोबारा जाग रहे हैं. एंड आई थिंक जिस स्टेट में हम अभी हैं वो है कि हम एक्चुअली जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लेफ्ट की तरफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, या जो लोग शायद उनको अपने आप को लेफ्ट नहीं कहते हैं, मगर शायद इनकी जो सियासी है या इनके बातें हैं वो लेफ्ट की तरफ है. we're trying to find our footing कि हम where are our roots? What are we trying to say? What is the actual political agenda? So I think जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, जो अभी
हंगामा जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो एक्चुअली यही है कि ये लेफ्ट का रीबर्थ है, ये पाकिस्तान के अवाम के रीबर्थ है, ये पाकिस्तान की अवामी पॉलिटिक्स के रीबर्थ है। शायद लगता नहीं है, बट आई थिंक द chaos is this, if that makes sense. Wow. Do I make sense? It makes perfect sense. Because there's chaos under the heavens. The situation is excellent. ये माओ का Yes. कोट है जिनकी Oh, आपने yes. शर्ट पहनी है. उसका एक अगर if I could take you to a slightly different but related topic. आपने mention किया you were born in Damascus. It's a beautiful city. I have family in Damascus. मेरे मेरी जो चाची हैं, basically she's Okay. from Sham, and we've heard Mashallah. stories. It's a destroyed place now. Syria को इन्होंने destroy किया. Your family is your mother is from Lebanon. It is under a brutal attack by the Zionist genocidal entity. और फिर गाजा के साथ भी ये हो रहा है. सो आपका एक हिस्सा जिंदगी का अरब वर्ल्ड में गुजरा है. मैं थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो जो अरब आपका एक्सपीरियंस है, आपका हेरिटेज है, उसने आपको किस तरह से शेप किया है. और अभी जो हमें नजर आ रहा है गाजा में, लेबनान में, एक तो आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहूंगा, वो खैरियत से हैं उधर के नहीं लेबनान में, या जो सीरिया में हुआ, यमन में हुआ, उसको बहुत सारे लिबरल पाकिस्तान में कह देते हैं कि देखें जी ये अरब्स का मसला है, हमारा मसला नहीं है, हमारा अरब दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. What should our position be with regards to what's happening in the Middle East, particularly in terms of that genocide? And the broader question is, how central should anti-imperialism be in reconstructing the left today in Pakistan? Okay. So the Arab cause हमारे लिए एक मिसाल है जो कि हमें एक्चुअली फॉलो करना चाहिए. आई रियली, मैं ये खुल के कहूँगा, आई नो कि सिंध में काफ़ी एंटी अरब सेंटिमेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरब यहाँ पर आते हैं, शिकार करते हैं, ये वो, बट आई थिंक हमें वो फर्क रखना चाहिए कि जो 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 अरब नेशनलिज्म है, जो अरबी पॉलिटिक्स है, और जो खलीजी जो अमराती अमीर है जो आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, राइट. ये जमीन, जैसे आपने पहले कहा था, ये जमीन और आसमान का फर्क है. जो अरब नेशनलिज्म है, ये अरब नेशनलिज्म ने ये कोशिश की कि जो 22 अरब ममालिक थे जिसमें अरबी जुबान बोली जाती थी, कि वो यूनाइट होने चाहिए, राइट. चाहे वो सियासी तौर पर या कुछ मतलब अलग अलग मुख्तलिफ ममालिक को एक बने. Like there was the Arab, I can't remember what it's called, but it was a joining of sort of Egypt, Syria, and Iraq, and it was sort of an experiment that happened as well. But the reason was that at the end of the day, that we are unified because we have a common enemy. और हमारे दुश्मन कौन है? उस जमाने में इसराइल बनने से पहले इनके दुश्मन साम्राज्य थी, अंग्रेज के साम्राज्य थी, फ्रांस के साम्राज्य, अभी अमेरिका के भी साम्राज्य, और अब है इसराइल, जो कि इन सारे साम्राज्य के it's the product of all of these imperialisms. It's the product of British imperialism. It's the product of French imperialism. It's the product of now American imperialism. And I think we have a lot to learn from Arab nationalism. Obviously, what should our stance be on the genocide? Our stance should always be anti-genocide. It must always be anti-genocide. And I'll bring us back, since we were talking about my family, I will bring us back to the Islamic Summit of 1974, which was called with many specific intents. It was called with many, many specific intents. It was just after Pakistan recognized Bangladesh, and it was also during a particular moment within Palestinian history as well. And it was called with the idea to unite people and to broach these subjects. And with the Palestinian situation in particular, my grandfather, in his opening speech
at the Islamic summit said, "To Jews, as Jews alone, we bear no malice." This is important. To Jews, as Jews alone, we bear no malice. But Zionism is an imperial, expansionist, poisonous politics, which is seeking to disunify the Muslim world and the Arab world. And he goes on to say that the responsibility of the Holocaust and its violence and that genocide which happened should have been borne by Europe. But जी बिल्कुल The European colonialism said, no, we will scapegoat. We will scapegoat and put this situation on the Arabs because we own them. They are our property. And to this day, the West does not see us as people, they see us as property. When Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah was evaporated by Israel, the West thought that we also didn't see ourselves as people. They almost thought we also didn't see ourselves as people. But to me, Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah was like a grandfather. I grew up with his image. I grew up with his speeches. In 2006, we were in Lebanon, and Ammar Saab, I remember you mentioned that you were reading Fatima's articles at that time. We were in Lebanon, and I remember his speech. He came on television after a long time of silence, and he gave a beautiful, beautiful poetic speech. And at the end of the speech, he said, "Citizens of Beirut, the ship that's been bombing your houses," because they also sent a ship to the harbor, "the ship that's been bombing your houses, that's been ruining your lives, go and look out your windows, that ship is burning." He bombed that ship in that moment. And we all cheered for him, and we all loved him, and we all kissed his picture, and we all cried for him. We cried for that victory because in our moments of deepest despair, he was there for us. So we don't see him as a property like the West sees him, as a ghulam, as a showpiece. He was like a father to us, and this is what they don't understand. This is what they don't understand, that we are a people that see the personhood in each other. I'm sorry, I went off on a tangent. I hope I answered some of your questions. You answered many questions and spoke very passionately, I must say. Thank you. और शुरू में आप बात कर रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी बनी थी तो उसका विज़न जो था, उसकी जो सोच थी, उसका जो नज़रिया था, वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि वो एक इंटरनेशनलिज्म का हिस्सा था. वियतनाम, क्यूबा, फ़लस्तीन का आपने ज़िक्र उस वक्त भी किया. मगर in fact, I mean, it's not just these specific countries, but a third world revival, national liberation movements and so on. तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, और एक पूरा alternate model of development लेके आगे बढ़ना and so on. So obviously हम भी उसी चीज़ की ख्वाहिशमंद हैं कि वो होना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. और बल्कि इसमें ये भी इजाफ़ा करता चाहूँ कि जब तक वो नहीं होगा उस वक़्त तक ऐसे जेनोसाइड्स और ऐसी चीज़ें जिस तरह की हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, जिस तरह की हमने इराक़ में देखी जहाँ पे 1 मिलियन बंदा मार दिया, जिस तरह की हमने सीरिया में देखी, जिस तरह की हमने लिबिया में देखी, जिस तरह की खून खराबा हमने दुनिया में देखा है, इंडोनेशिया में देखा, उससे पहले 65 में हमने वियतनाम में देखा, हमने 50 to 53 कोरिया में देखा, हमने कितनी मुख्तलिफ जगह कितने बड़े बड़े मैसेकर्स देखे. 73 के बाद चिले के अंदर जो कुछ हुआ, रिनामो ने जो किया, अंगोला के अंदर जो यूनिटा ने किया, और अपार्थाइड सिस्टम बजाते खुद एंड सो ऑन. आई मीन द लिस्ट इज़ एंडलेस. मगर वो वाकई जो तारीख़ी पूरा एक प्रोजेक्ट है सरमायादारी साम्राज्यत का, उसको रोकना ही दर हकीकत आज के इंसानियत की ज़रूरत है. यही हमारा भी कहना है. क्यों अमार जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? आप भी कुछ ख्यालात का? नहीं, बहुत अच्छा. आई मीन आई थिंक जुल्फ़िकार ने बहुत एलोक्वेंटली इस सारी चीज़ को बयान किया, बिकॉज नॉट ओनली does he see and read this, he's lived some of this. और मैं इसीलिए चाह रहा था कि लेबनान के हवाले से, सीरिया के हवाले से ज़रूर बात करें. इनके वालिद का लिबिया के साथ भी क्लोज रिलेशंस थे, लिबिया को भी तबाह किया. पूरा एक मेमोरी है, एक आर्किटेक्चर था,
थर्ड वर्ल्डिज्म का जिसको तबाह कर दिया गया। वो दमिश्क में भी था, वो त्रिपोली में भी था, वो इराक में भी था, वो अफगानिस्तान में भी था। अफगानिस्तान लोग भूल जाते हैं कितना एक प्रोग्रेसिव मुल्क था एक ज़माने में, आपके वालिद साहब अंकल उधर रहे भी, और वो भी, उसको भी इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। सो व्हाट वी आर विटनेसिंग इज a counter revolution against the revolutionary dreams of the 60s and 70s. And this has जी been a nightmarish period of counter revolution in which जी all kinds of human values have been set aside. So we liberalism, human rights, ये सारे जो हैं ये सिर्फ buzzwords हैं। हकीकत में यमन is the real face of imperialism. Lebanon, Gaza, कोरिया की लोग बात नहीं करते। कोरिया was the Gaza of the 50s where 3 to 4 million people were killed। अभी कॉमरेड तैमूर जो बात कर रहे हैं, जब उसको पढ़ता है बंदा तो हैरान हो जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया। सिर्फ कोरियन से गलती हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जमीन जो है उसको तकसीम किया जाए, फ्यूडलिज्म खत्म किया जाए, एंड दे बॉम्ब देम टू the stone age, like 3 to 4 million people. So ये है। और इस आज के ज़माने में जो काउंटर रेवोल्यूशन के अंदर जो इंपीरियलिज्म का रोल है, वो उसके अंदर किसी भी किस्म की लाइफ की गुंजाइश नहीं है। आई थिंक इट्स अ डेथ मशीन। इट्स ट्राइंग टू क्रिएट डेथ जोन्स इन द थर्ड वर्ल्ड। इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट। पहले ये मार्शल प्लान्स वगैरह होते थे 40s 50s में। आज देखें कि इराक में उन्होंने रीबिल्ड नहीं किया, अफगान कहीं पे भी उनको इंटरेस्ट अब नहीं रहा। सो इट्स जस्ट अ किलिंग मशीन दैट टर्न्स आवर लैंड्स इनटू डेथ जोन्स। और बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, और ये मेरा क्वेश्चन भी होगा जुल्फकार आपसे, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चंस, कि एक लोगों की यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग रियलाइज नहीं करते कि कितनी बड़ी मशीन है इंपीरियलिस्ट मशीन। ये लोग ये ऐसी बात नहीं है कि हम इसे एक मोहल्ले में हरा सकते हैं, एक नेबरहुड में हरा सकते हैं, एक शहर में हरा सकते हैं। इसको पूरे मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे रीजन में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक डिफेंसिव आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपके नज़दीक ये जो लेफ्ट के अंदर भी सेक्टेरियनिज्म होता है, फिर एक लसानी बुनियादों पे, लिंग्विस्टिक बुनियादों पे फर्क होता है, उसके अंदर all of those differences are real differences. I don't want to erase those differences, but how can we still realize that we can still unite, because the enemy is so powerful कि अगर हम divided लड़ेंगे तो फिर हमारे protest जो होंगे वो symbolic होंगे। How do we unite? And what do you, because it seems like आपके politics में, आपकी, of course you have a very sharp insight into politics, but we would even like to see you more active in left politics. What would your vision be of bringing people together, and how does the legacy of your father and grandfather guide you in that project? Yeah. My father, who has, I don't think we've given him enough praise, but he believed in a unified Pakistan, and इनके जो comrades जो थे वो कुछ सराइकी स्पीकर्स थे, कुछ हिंद को स्पीकर्स थे, कुछ पटवारी थे, कुछ पंजाबी थे, कुछ उर्दू स्पीकिंग थे, और इनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। पापा की उर्दू बहुत अच्छी थी और इनकी सिंधी अच्छी नहीं थी। इसी की वजह से, इसलिए हम सिंधी भी इसलिए हमारी सिंधी भी कमजोर है, क्योंकि पापा हमें नहीं सिखा सकता था सिंधी। मगर फिर भी इनका जो विजन था वो यूनिफाइड पाकिस्तान का विजन था। और ऑब्वियसली सिंध इनके दिल के करीब था, नज़दीक था, और सबसे पहले वो सिंध के लिए बोलता था, मगर पूरे पाकिस्तान के लिए उनका मोहब्बत था, और पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए उनके मोहब्बत था। और जब भी लोग मुझे कहते हैं कि पंजाबी ऐसे हैं और सिंधी ऐसे हैं और फलाना फलाना फलाना, हमें ये याद रखना कि जो गरीब हैं इस मुल्क के, जो गरीब हैं इस मुल्क के, वो सारे मजलूम हैं, सारे मजलूम हैं। चाहे वो वडेरे के निज़ाम के अंदर, या चाहे वो चौधरी के निज़ाम के अंदर, या चाहे वो जो भी इस मुल्क में जो जालिम हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो सिंध में हैं, चाहे वो बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वो सारे मजलूम हैं, और इन सब के जद्दोजहद एक ही हैं।
And this is one thing, right? That the poor of this country are all oppressed by more or less the same system. It's not like it's not like Punjab is better than more, I don't know, a socialist than Sindh or whatever. So obviously this is one thing. जो दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी जो धरती है, हमारे जो पाकिस्तान है, जो जो जिस जिस पाकिस्तान जो नाम है, वो अभी का नाम है, वो मौजूदा नाम है। मगर पहले हम इसको क्या कहते थे? एक ज़माने में ये मुग़ल के साम्राज्य में के अंदर आया, एक ज़माने में अंग्रेज़ के साम्राज्य के अंदर आया, एक ज़माने में ये अशोक के किंगडम में आया, और एक ज़माने में हम इसको भी कहते थे सप्ता सिंधावा। Sapta Sindhava, meaning the land of the seven seas or the land of the seven Induses, the seven Sindhus. Meaning to say that our water unites us more than anything. हमारे जो पानी है, हमारे दरियाएं हैं, हमारे जितने भी दरिया के रास्ते हैं, कुदरती रास्ते हैं, ये हर पाकिस्तानी के हैं। ये हर पाकिस्तानी के हैं। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिंधु माँ हमारे सबके माँ हैं, ना सिर्फ सिंधियों के हैं, ना सिर्फ पंजाबियों के हैं, मगर सारे हर पाकिस्तानी के, बलोच के, सिंधी के, पंजाबी के, खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीरी के, गिलगिती के, स्कर्दू के, जो भी जितने भी हमारे फिरकत हैं, ये दरिया हमारे सबके माँ है। And I want to also quote a Rig Veda quote, unity in diversity. This is not a Western hippie quote. This is a quote from the Rig Veda, that there is unity in the multiplicity. Because at the end of the day, not only are we all living in one country, drinking from one river, we are all living in one world, and we don't have another one. The other thing, I have, obviously, the politics of Pakistan is close to my heart. But the way the politics, जो आजकल की जो सियासत है, जो चल रही है, जो मेन स्टेज की सियासत है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये नौटंकी है, ये एक तमाशा है, और मुझे शर्म आती है जब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या खेल है हमारे सामने, जो कि वो टीवी पे चला रहे हैं, जो कि वो ट्विटर पे चला रहे हैं, कि जितने भी हमारे रेडिकल पॉलिटिक्स थे, एक जमाने में लोगों पाकिस्तान को बहुत इज्जत देते थे। जो भी हमने किया था, जो भी हमारे क्रिटिसिज्म, जो भी लोगों के क्रिटिसिज्म्स है पाकिस्तान के, हमारे इज्जत होता था, क्योंकि हमने स्टैंड लिया साम्राज्य के अगेंस्ट, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट। हमने अमेरिका को कहा था कि आपका क्या काम है अगर हम चीन के साथ हैं, आपका क्या काम है अगर हम रशियंस के साथ हैं। सो इन दैट सेंस आई थिंक I want a different political stage. And that's my answer to your question. जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला। और नाजरीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस किस्म का सियासी इंटरव्यू वो नहीं देते, सिर्फ उन्होंने हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पे ये वक्त निकाला कि वो पहला अपना सियासी इंटरव्यू द रेड रूम को देंगे। हम भी उनके मशकूर हैं, और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि उन्होंने सोशलिज़म की बात की। उन्होंने ये कहा कि यही दर हकीकत ओरिजिनल मिशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और दर हकीकत दुनिया भर के अंदर इसी की आज भी ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसी चीज़ की ज़रूरत है। साम्राज्य सरमायादारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम के ख़ात्मे की ज़रूरत है, ताकि इंसानियत जो है वो कदम उठाकर उस रास्ते पर चल सके जहाँ पे इंसान वाकई इंसानियत के मेराज पर पहुँच सके। उनका ये भी कहना था, जो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, कि जब लोग हमारे दरमियान नस्ली बुनियादों पर या रंग व नस्ल की बुनियाद पर या लसानी बुनियादों पर फ़र्क डालने की कोशिश करते हैं कि जी सिंधी ऐसे होते हैं तो पंजाबी वैसे होते हैं, पश्तून ऐसे होते हैं तो बलोच वैसे होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उन्होंने ये कहा कि हर कौम के मज़लूम लोग दर हकीकत उनके मुफादात एक हैं, उनको एक होकर लड़ना है। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने किसी ज़माने में कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज़ बट योर चेन। तो वही पैगाम आपने आज इस फोरम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लफ्ज़ों में भी सुना कि मेहनत कश तबके को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं
और डॉक्टर अम्मार अली जान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।